हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 6 जो कि है बिजनेस फाइनेंस एंड अर्थमेटिक। इस चैप्टर में से आपके सिलेबस में से काफ़ी टॉपिक्स डिलीटेड हैं, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उनमें से काफ़ी टॉपिक्स डिलीटेड हैं। आपके पास बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं। तो जो इस चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दे आर टू टॉपिक्स। वन इज़ द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर इज़ द कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। तो आज की क्लास में जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ यूनिट ऑफ सेल, यूनिट कॉस्ट, यूनिट प्राइस एंड ग्रॉस प्रॉफिट। ये चार चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट ऑफ सेल की। यूनिट ऑफ सेल क्या है कि आप जब एक सेलर, आप कहीं मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो तो आप उसको बोलते हो कि हाँ भाई मुझे ये इतना दे दे। दैट इतना मतलब दैट यार्ड स्टिक टू मेजर कि आप कितना क्वांटिटी खरीदना चाहते हो। आप कहोगे, जैसे आप मिल्क बाय करने गए तो आप कहोगे दैट गिव मी हाफ लीटर्स ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है वर्ड वो है लीटर। आप प्रॉपर्टी बाय करने गए तो आप कैसे बाय करोगे, मैंने इतने स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी बाय करा, तो यहाँ पर स्क्वायर फीट क्या है, यूनिट ऑफ सेल। आप एप्पल बाय करने जाओगे तो आप कहोगे मुझे इतने केजी एप्पल दे दो, तो यहाँ पर केजी क्या है, यूनिट ऑफ सेल। सो व्हाट अ कस्टमर एक्चुअली बायज फ्रॉम यू, कितना, वो जो कितना क्वांटिटी है ना, उसको मेजर करने का जो यूनिट है, जो क्वांटिटी कस्टमर ने खरीदा उसको मेजर करने का जो यार्ड स्टिक है, दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ सेल। तो अगर हमें बुक के अकॉर्डिंग डिफाइन करना और आपको यही डेफिनेशन लर्न करनी है, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, तो क्या है यूनिट ऑफ सेल? यूनिट ऑफ सेल कैन बी डिफाइंड, यूनिट ऑफ सेल कैन बी डिफाइंड एज द measure of what products are sold। ये आपको और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के साथ। तो अगर आप, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, आप मिल्क बाय करने जाओ तो आप क्या कहोगे, मुझे इतने लीटर मिल्क दे दो। आप ऑयल बाय करने जाओगे तो आप कहोगे मुझे इतने लीटर ऑयल दे दो। आप राइस बाय करने जाओगे तो आप कहोगे मुझे इतने किलोग्राम राइस दे दो। आप फैब्रिक बाय करने जाओगे तो आप कहोगे मुझे इतने मीटर फैब्रिक दे दो। अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने जाओगे तो आप कहोगे मुझे इतने स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर यूनिट ऑफ सेल। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें यूनिट ऑफ सेल को कैलकुलेट करना ही क्यों है, क्या ज़रूरत है यूनिट ऑफ सेल को कैलकुलेट करने की। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिट ऑफ सेल। ये आपकी सीबीएसई की बुक में ही दिया हुआ है, पेज 171 पर। बस वो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट ऑफ सेल। पहला इंपॉर्टेंस है यूनिट ऑफ सेल का, दैट इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस इन अ स्टैंडर्डाइज्ड मैनर। क्या मतलब है इसका, इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस का मतलब है कि मैं जब बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस का मतलब है इट हेल्प्स इन चेकिंग दी प्रॉफिटेबिलिटी, कि जो मैं बिजनेस कर रही हूँ उसमें मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। मैंने कल इतने केजी एप्पल बेचे थे, आज मैंने इतने केजी एप्पल बेचे हैं, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। ओके, सो इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, कल मैंने 70 केजी एप्पल बेचे थे, आज मैंने 40 केजी एप्पल बेचे हैं, आज मैंने 30 केजी कम एप्पल बेचे हैं। इसका मतलब मुझे आई नीड टू टेक सम करेक्टिव एक्शन। तो यूनिट ऑफ सेल से मैं क्या मेजर कर पाई, इट हेल्प्स इन ट्रैकिंग दी पास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यूचर। जब मुझे पता लग गया मैंने कम बेची, इसका मतलब मुझे क्या लेने की जरूरत है, आई नीड टू टेक दी करेक्टिव एक्शन। तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस
एज वेल एज ये हमें हमारी पास्ट परफॉर्मेंस को फ्यूचर के साथ ट्रैक करने में हेल्प करता है और करेक्टिव एक्शन लेने में हेल्प करता है. सो नेक्स्ट आर दी, सो आपके पास एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है. एक तो बड़े ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि और ये 1 मार्कर में आपके पास एग्जाम्स में आ सकता है क्वेश्चन. किस क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, ये लीजिए, ये पहला क्वेश्चन बन गया. डैश कैन बी डिफाइंड एज यूनिट ऑफ सेल. डैश कैन बी डिफाइंड एज the measure of what products are sold. Dash can be defined as the measure of what products are sold. इसके साथ वो आपको 4 MCQs दे देगा और आंसर क्या होगा इसका, यूनिट ऑफ सेल. दूसरा इसका क्वेश्चन बनता है इम्पॉर्टेंस ऑफ, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिट ऑफ सेल, या फिर व्हाट इज द नीड फॉर यूनिट ऑफ सेल, और व्हाट इज द व्हाट आर द व्हाई यूनिट ऑफ सेल इज नीडेड. तो आप कहोगे एक तो जी ये हमें इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, जिसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. दूसरा यूनिट ऑफ सेल्स हम ट्रैक कर पाते हैं, अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाते हैं प्रेजेंट के साथ, और पता लग जाता है कि हमें डू वी नीड टू टेक सम करेक्टिव एक्शन. और तीसरा इसका जो क्वेश्चन है वो है कि आपको आइटम दी होगी और कहा जाएगा कि बताइए इसका यूनिट ऑफ सेल क्या है. जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि बताइए मिल्क का यूनिट ऑफ सेल क्या होगा, ऑयल का यूनिट ऑफ सेल क्या होगा, टी शर्ट्स का यूनिट ऑफ सेल क्या होगा, एप्पल का यूनिट ऑफ सेल क्या होगा. या फिर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप लीगल एडवाइस लेते हो तो उस लीगल एडवाइस का यूनिट ऑफ सेल क्या होगा. अगर आप केक बाय करने जाते हो तो केक का यूनिट ऑफ सेल क्या होगा. अब इसका आंसर क्या लिखोगे आप, मिल्क का यूनिट ऑफ सेल होता है लीटर, ऑयल का यूनिट ऑफ सेल है लीटर, टी शर्ट का यूनिट ऑफ सेल है हमारे पास, अगर आप टी शर्ट्स बाय करने जाते हो तो उसमें यूनिट ऑफ सेल है पीस और नंबर, कि आप कितने पीस टी शर्ट खरीदोगे. एप्पल बाय करने जाते हो तो इसका यूनिट ऑफ सेल है किलोग्राम्स. एडवाइस लेने जाते हो, किसी से सर्विस लेने जाते हो तो आप उसे टाइम या आवरली बेसिस पर पे करोगे. अगर आप केक बाय करने जाते हो तो आप उसे पेमेंट करोगे, केक को हम बाय करते हैं पाउंड में. ओके, सो केक का जो मेजरमेंट यूनिट है इट इज ईदर केजीज और पाउंड. ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया यूनिट ऑफ सेल, और मैंने आपको बता दिया कि ये टॉपिक किस तरह से एग्जाम्स में आ सकता है. तो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज यूनिट कॉस्ट. तो यूनिट कॉस्ट में चलिए अब शुरू करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारे पास यूनिट कॉस्ट. क्या होता है यूनिट कॉस्ट? देखिए यूनिट का मतलब होता है वन. ओके, यूनिट मतलब 1. कॉस्ट क्या होता है? प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा. ठीक है, कॉस्ट क्या है? प्रोडक्ट को बनाने का एक्सपेंस कितना है आपका, कितना आपका खर्चा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिट कॉस्ट. तो लेकिन बेटे हमारा एक्सपेंस सिर्फ प्रोडक्ट को बनाने का नहीं होता, प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसे स्टोर भी करना पड़ता है, उसे सेल करने के लिए भी हमें एक्सपेंस करना होता है. स्टोर और बनाने के बाद स्टोर और सेल करने के लिए भी हमें एक्सपेंस करना होता है. सो उसे तो जब हम यूनिट कॉस्ट कहते हैं तो उसमें प्रोडक्ट को बनाने का और स्टोर करने का और सेल करने का एक्सपेंस इंक्लूडेड है. तो व्हाट इज यूनिट कॉस्ट? तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसे? कॉस्ट ऑफ यूनिट कैन बी डिफाइंड एज द cost incurred by a company. अब आ गए आपके 3 मेन वर्ड्स जो कि एक एग्जामिनर आपसे आपके आंसर में ढूंढेगा. दे आर बाय अ कंपनी टू प्रोड्यूस, स्टोर और एंड सेल. किसको? 1 यूनिट ऑफ सेल.
1 यूनिट ऑफ सेल ऑफ ए, किसका यूनिट ऑफ सेल? ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। आपने ये डेफिनेशन इसकी बहुत ध्यान से लर्न करनी है यूनिट कॉस्ट की। तो यूनिट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड सेलिंग अ यूनिट ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो ये आपके 3 मेजर वर्ड्स हैं जो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए यूनिट कॉस्ट की डेफिनेशन के लिए। बेटा अब एक बहुत छोटी सी चीज़ बता रही हूँ, अगर तुम्हें समझ आए तो। यूनिट कॉस्ट में देखिए, प्रोडक्ट को बनाते वक्त मेजरली 2 तरह की कॉस्ट खर्च होती है। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इन दोनों कॉस्ट की डिटेल में होगा, क्योंकि ये दोनों ऑपरेशनल कॉस्ट हैं। लेकिन अभी इस टॉपिक को समझाने के लिए ये बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ। कॉस्ट 2 तरह की होती है जब हम प्रोडक्शन करते हैं। 2 तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है बेटे? फिक्स्ड कॉस्ट, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट को बनाते हुए जो कॉस्ट चेंज नहीं होती, जो आपकी प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी, आप जहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हो वो जगह आपने रेंट पे ली, आप उस रूम के अंदर 1 यूनिट बनाओ तो भी आपको उतना रेंट देना, अगर आप 10 यूनिट्स बनाओ तो भी आपको उतना ही रेंट देना। आपका रेंट चेंज नहीं हो रहा ना प्रोडक्शन के साथ, तो वो होती है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल, वेरिएबल ये लिया गया है वर्ड वेरी से। वेरी का मतलब होता है चेंज। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन चेंज होती है, आपकी ये आप रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदोगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदोगे, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट। इस टॉपिक के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ज़्यादा डिटेल के लिए। तो मैं फ़िलहाल आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूनिट कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड होती है। यूनिट कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड होती है, यूनिट कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आती। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यूनिट कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट, ये ध्यान रखिएगा बेटा, एग्जामिनर आकर क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है कि यूनिट कॉस्ट इंक्लूड्स ये नोट डाउन कर लीजिए आप। यूनिट कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट ये इंक्लूड नहीं करती। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जैसे कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट, इसका मैं पूरा नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा जिसमें कि आपको क्लियर हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। वेरिएबल कॉस्ट, पैकेजिंग मटेरियल, सेल्स कमीशन, जितना ज़्यादा सेल करेंगे उतना ज़्यादा कमीशन देना पड़ेगा। सो ये आपकी जो प्रोडक्शन के साथ, सेल्स के साथ कॉस्ट चेंज होती है उसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो यूनिट कॉस्ट में से आपका यही क्वेश्चन बनता है। डेफिनेशन आपके टिप्स पे होनी चाहिए। क्या होती है यूनिट कॉस्ट? एक प्रोडक्ट को, एक यूनिट ऑफ सेल को प्रोड्यूस, स्टोर और सेल करने की जो कॉस्ट है, दैट इज यूनिट कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड सेलिंग 1 यूनिट ऑफ सेल इज कॉल्ड यूनिट कॉस्ट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वो है हमारे पास यूनिट प्राइस। यूनिट, फिर से मैंने कहा, यूनिट मतलब 1, प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। तो एक प्रोडक्ट को बेचने की जो कॉस्ट है, एक यूनिट ऑफ सेल को बेचने की जो कॉस्ट है, उसे कहते हैं यूनिट प्राइस। तो क्या डेफिनेशन होगी प्राइस की जो आपको लर्न करनी है? यूनिट प्राइस इज द प्राइस एट विच 1 unit of sale is sold. At which 1 unit of sale is sold, that price is called unit price. The price at which 1 unit of sale is sold or 1 unit of sale is sold is called a unit price. इसकी बस आपने यही डेफिनेशन लर्न करनी, इससे ज़्यादा आपने इसका कुछ नहीं करना। तो यूनिट प्राइस का पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? डैश is the one at which 1 unit of sale is sold, that is unit price बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन, कंट्रीब्यूशन।
अब अगर मुझे यूनिट ऑफ सेल में बात करनी है तो मैं कहूंगी यूनिट कॉस्ट प्रॉफिट यूनिट ग्रॉस मार्जिन, मतलब एक यूनिट से मिलने वाला ग्रॉस मार्जिन, या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये क्या है, ये सब आपके सेम है। तो आपको यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाए, यूनिट ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करने को कहा जाए, या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने को कहा जाए, ये सब आपके ग्रॉस एक ही चीज़ है बेटा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कितने का बेचा, कितने का खर्चा पड़ा, माइनस करेंगे तो पता लग जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सो हम कहेंगे यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट, हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। आपके पास है प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए का जो यूनिट प्राइस है, लेट्स से इट इज ₹10, और जो यूनिट कॉस्ट है, उसको बनाने की कॉस्ट है, वो है ₹8। तो आप कैलकुलेट करके बताइए इसका ग्रॉस प्रॉफिट, बताइए कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट। क्या है यूनिट प्राइस 10 एंड यूनिट कॉस्ट इज 8, तो योर ग्रॉस प्रॉफिट इज ₹2। गॉट इट। तो मैं डेफिनेशन क्या बनाऊं, मतलब जितना मेरा यूनिट प्राइस यूनिट कॉस्ट से ज़्यादा है ना, 10 और 2 8, तो कितने का डिफरेंस आया, 2 का। जितना मेरा यूनिट प्राइस मेरे यूनिट कॉस्ट से ज़्यादा है वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या होगी, ग्रॉस प्रॉफिट इज द excess of unit price, excess of unit price over unit cost, excess of unit price over unit cost is your gross profit। लेकिन क्या हमेशा बिजनेस में प्रॉफिट ही होता है, लॉस भी तो हो सकता है। तो लॉस के लिए हम कहेंगे, तो लॉस कब होगा, जब आपका यूनिट प्राइस कम है और यूनिट कॉस्ट ज़्यादा है। इसका एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट का जो यूनिट प्राइस है, सेलिंग प्राइस, वो है ₹10, और उसकी जो हमें कॉस्ट पड़ी थी वो कॉस्ट थी ₹12। अब ज़रा कैलकुलेट करो ग्रॉस प्रॉफिट। आपने कहा मैडम ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट। आपने कहा जी यूनिट प्राइस आपका है ₹10 और यूनिट कॉस्ट है ₹12। अरे ये क्या, प्रॉफिट माइनस में आ गया, प्रॉफिट नहीं माइनस में आया, आपके पास ये लॉस हो गया। तो हम लॉस की क्या डेफिनेशन बोलेंगे, एक्सेस ऑफ यूनिट कॉस्ट ओवर यूनिट प्राइस, excess of unit cost over unit price is gross loss। ओके, तो ये आपका टॉपिक हो गया, ये आप टॉपिक हो गया ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का और यूनिट प्राइस का। अब देखते हैं हमें कितना समझ आया। उसके लिए वी विल डू वन स्मॉल एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक ओनली। ये एक्सरसाइज आपकी CBSE बुक पर पेज नंबर 173 पर दी हुई है। बहुत ही छोटी सी वर्कशीट है, लेट्स सी, और कोशिश करिए इसका आंसर देने की। पहला क्वेश्चन है, डैश कैन बी डिफाइंड एज individual item that a company sells। क्या कहेंगे इसका आंसर, आई एम श्योर आप लोगों ने बोल भी दिया होगा आंसर अभी तक। इसका आंसर है यूनिट ऑफ सेल। डिफाइंड इंडिविजुअल आइटम दैट अ कंपनी सेल्स इज यूनिट ऑफ सेल। नेक्स्ट हमारे पास है द कॉस्ट। अब इसका आंसर आप बताएंगे मुझे। द कॉस्ट इनकर्ड
by a company to produce, अगर वीडियो ध्यान से देखा है तो ये डेफिनेशन तुम इसका आंसर अभी बोल दोगे. प्रोड्यूस, स्टोर एंड सेल 1 unit of a particular product. 1 unit of a particular product to as, कौन सी कॉस्ट होगी ये? बार बार बोला था मैंने पढ़ाते हुए. प्रोड्यूस, स्टोर एंड सेल किस कॉस्ट की बात कर रहा है? एक की तो कॉस्ट है, यूनिट कॉस्ट. डन. चलो थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास. तो फिर यूनिट कॉस्ट क्या है भाई? यूनिट कॉस्ट रेफर्स टू डैश कॉस्ट. बताएंगे जरा आप, फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल? क्या आंसर लिखूं? क्या बोला था मैंने? यूनिट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल है? इट इज ओनली एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट. ओके, इट इंक्लूड्स ओनली वेरिएबल कॉस्ट. इट ऑल्सो रेफर्स टू अच्छा इसने इट ऑल्सो रेफर्स टू द वेरिएबल कॉस्ट. ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट एक, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है. ये क्वेश्चन है मेरा. ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स डैश माइनस द डैश. ग्रॉस प्रॉफिट रेफर्स इक्वल्स डैश माइनस डैश. तो इसके ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूँ. एक ऑप्शन है रेफर्स टू यूनिट कॉस्ट माइनस यूनिट प्राइस. दूसरा ऑप्शन है यूनिट ऑफ सेल माइनस यूनिट कॉस्ट. तीसरा ऑप्शन है यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट. चौथा ऑप्शन है आपके पास दैट इट इज यूनिट कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब इन चारों में से आप किसी एक का मुझे इस चारों में से कोई एक आपका करेक्ट आंसर है. तो आप क्या करेंगे? आप इसका मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए. अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आपके लिए इसका आंसर देना कोई मुश्किल नहीं है. इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आप रेफर कर सकते हैं मेरी वेबसाइट दैट इज studyresearch.in. चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास. थैंक यू.